नगर में शांति लौट आई थी। लोग राजा विक्रम की जय जयकार कर रहे थे। लेकिन तभी शमशान से एक रहस्यमयी आवाज आई। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि बेताल की थी। उसने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुमने नगर को तो बचा लिया, लेकिन मेरी असली कहानी अभी बाकी है। राजा विक्रम बिना डरे शमशान की ओर बढ़ा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा ठंडी थी और पेड़ों के बीच उल्लू की आवाज गूंज रही थी। बेताल फिर हंसा और बोला, राजा, अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें एक और पहेली सुनाऊंगा। अगर तुम चुप रह गए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर बोल पड़े तो मैं फिर वापस यहीं लौट आऊंगा। राजा विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तेरा हर इम्तिहान दूंगा बेताल। और इस तरह विक्रम ने बेताल को अपनी पीठ पर उठाया और शमशान के अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। राजा विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर लेकर शमशान के अंधेरे रास्ते पर बढ़ रहा था। चारों ओर खामोशी थी, सिर्फ चिंगूर और उल्लू की आवाज गूंज रही थी। बेताल ने अचानक कहना शुरू किया, राजा, समय बिताने के लिए मैं तुझे एक और कथा सुनाता हूँ, लेकिन याद रहे, अगर तूने इसका उत्तर जानकर भी मौन तोड़ा तो तुम्हें फिर से पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा चुपचाप सुनने लगा। बेताल बोला, बहुत समय पहले एक नगर में एक धर्मप्रिय राजा चंद्रभानु राज करता था। उसकी एक रानी थी, सुंदर और बुद्धिमान। उनका एक पुत्र भी हुआ जो राजकुमार कहलाया। राजकुमार जवान हुआ और उसकी शादी एक सुंदर राजकुमारी से कर दी गई। लेकिन कहानी से मोड़ लेती है। राजा विक्रम ध्यान से सुनता रहा, क्योंकि उसे पता था हर कहानी में एक रहस्य छिपा होता है और वही उसकी अगली परीक्षा है। बेताल ने अपनी कहानी को और गहरा किया। राजकुमार की मां के गुजरने के बाद दोनों छोटे भाई राजकुमारी के सौंदर्य में और भी खो गए। उनकी चाहत अब मोह में बदल गई थी। वे गुप्त रूप से सोचने लगे कि कैसे राजकुमार को रास्ते से हटाकर राजकुमारी को पा लिया जाए। धीरे धीरे दोनों भाइयों के मन में ईर्ष्या और षड्यंत्र बढ़ने लगा। वे आपस में बातें करते और योजना बनाने लगे। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, यही से असली खेल शुरू होता है। जब खून का रिश्ता ही धोखे में बदल जाए तो न्याय करना आसान नहीं होता। सोचो, अगर तुम उस समय के राजा होते तो क्या करते। राजा विक्रम चुप रहा और बेताल को अपनी पीठ पर लिए चलता रहा, लेकिन उसके मन में प्रश्नों की लहरें उठने लगी। दोनों छोटे भाई अब राजकुमार के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। वे मौका ढूंढ रहे थे कि कब राजकुमार को धोखा देकर राजकुमारी को हासिल कर लें। एक दिन जब राजकुमार राजकुमारी के साथ महल के बाग में टहल रहा था, दोनों छोटे भाइयों ने दूर से देखा और ईर्ष्या से जल उठे। उनमें से एक बोला, भाई, अगर हमें राजकुमारी चाहिए तो हमें राजकुमार को रास्ते से हटाना होगा। दूसरा बोला, हाँ, हमें कोई चाल चलनी होगी ताकि कोई हमें दोषी भी न ठहरा सके। राजकुमार को अपने भाइयों की साजिश का अंदाजा नहीं था। वह तो बस अपने जीवन और परिवार को खुशहाल बनाने में लगा था। बेताल ने धीमी हंसी हंसते हुए कहा, विक्रम, सोचो, जब रिश्तों में ही विश्वासघात हो जाए तो न्याय किसका होना चाहिए, प्रेम का, धर्म का या रक्त संबंध का। राजा विक्रम ने कुछ नहीं कहा और दृढ़ता से चलता रहा। बेताल ने आगे कहानी सुनाई। दोनों छोटे भाइयों ने धीरे धीरे एक खतरनाक योजना बना ली थी। उन्होंने ठान लिया कि किसी तरह राजकुमार को राजकुमारी से अलग करना ही होगा। एक रात जब राजकुमार गहरी नींद में था, दोनों भाई महल के अंधेरे गलियारे में मिले। पहला बोला, कल हम राजकुमार को शिकार के बहाने जंगल ले जाएंगे, वहीं मौका पाकर उसका अंत कर देंगे। दूसरा बोला, हाँ, और फिर राजकुमारी पर अधिकार जमा लेंगे, राज्य भी हमारे हाथ में आ जाएगा। बेताल ने धीमी लेकिन डरावनी हंसी हंसी और कहा, विक्रम, अब सोच, अगर कोई भाई ही अपने भाई की हत्या कर दे तो सबसे बड़ा अपराध किसका होगा? क्या उसका साथी भी उतना ही दोषी होगा? राजा विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी तलवार की मुठ और कस गए। अगले दिन दोनों छोटे भाई राजकुमार को शिकार के बहाने जंगल ले गए। राजकुमार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही भाई उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। जंगल में पहुंचकर उन्होंने कहा, भैया, आप हिरण का पीछा कीजिए, हम पीछे से आपका साथ देंगे। राजकुमार अकेले आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह गहरे जंगल में पहुंचा, दोनों भाइयों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। राजकुमार ने पूरी ताकत से प्रतिकार किया, लेकिन विश्वासघात की चोट सबसे गहरी होती है। आखिरकार राजकुमार जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें धीमी होने लगी। बेताल ने गंभीर आवाज में कहा, राजा विक्रम, अब सोच, क्या दोष सिर्फ उस भाई का है जिसने तलवार चलाई, या उस भाई का भी जो चुपचाप साथ खड़ा रहा? राजा विक्रम की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों चमक उठे, लेकिन उसने फिर भी मौन साधे रखा। जंगल में राजकुमार घायल पड़ा था। दोनों छोटे भाई उसे तड़पता छोड़कर महल लौट आए। उन्होंने झूठ फैलाया कि राजकुमार को जंगली जानवर ने मार डाला।
महल में शोक छा गया। राजकुमारी और पति की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई। राजा चंद्रभानु भी गहरे दुख में डूब गए। धीरे धीरे दोनों छोटे भाइयों ने राज्य पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। वे राजकुमारी पर भी नजर रखने लगे, लेकिन राजा को होने लगा कि उसके पति की मौत स्वाभाविक नहीं। एक रात उसने छुप कर दोनों भाइयों की बातें सुनी। वे एक दूसरे से अपने षड्यंत्र पर हंस रहे थे। सच्चाई राजकुमारी के सामने आ गई। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, अब सोच, राजकुमारी क्या करे? क्या उसे न्याय के लिए दरबार जाना चाहिए या अपने पति का बदला खुद लेना चाहिए? राजा विक्रम चुपचाप चलता रहा, लेकिन उसके मन में तूफान उठ चुका था। राजकुमारी ने गुप्त रूप से योजना बनाई। उसने अपने पति के न्याय के लिए चालाकी से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। रात के अंधेरे में उसने देखा कि दोनों छोटे भाई चोरी छिपे महल के खजाने और दरबार की बैठक में षड्यंत्र कर रहे हैं। उसने सब कुछ नोट किया और सुरक्षित स्थान पर छुपा लिया। फिर अगले दिन राजकुमारी ने राजा चंद्रभानु के सामने सबूत पेश किए। राजा चंद्रभानु ने गुस्से और दुख के मिश्रित भाव में दोनों छोटे भाइयों को पकड़ा। राजकुमारी ने कहा, इन दोनों ने सिर्फ विश्वासघात किया है, बल्कि मेरे पति की हत्या की भी साजिश रची। राजा चंद्रभानु ने सख्त आदेश दिया कि दोनों दोषियों को उनके अपराध के अनुसार दंड दिया जाए। राज्य में फिर से न्याय और शांति स्थापित हुई। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रम, यही कहानी का संदेश है। सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं।